नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है झूठा इल्जाम। उर्मिला जी ने रसोई में जाकर देखा तो खाने के सारे डिब्बे खाली पड़े थे। थक हार कर आखिर बेटे को फोन कर ही दिया। बेटा, तुम कब वापस आ रहे हो? जितना राशन पानी तुम रख कर गए थे वह सब खत्म हो गया है। कल से बहुत भूखी हूँ। मैंने सोचा था तुम कल शाम तक घर लौट आओगे, पर नहीं आए। अब बताओ, मैं क्या करूं? क्या खाऊं? ऊपर से मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। पड़ोसियों से मांग कर भी नहीं खा सकती। इसमें भी तुम लोगों की ही बदनामी होगी। लेकिन अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है भूख के मारे जैसे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। बेटे से फोन पर बात करते करते उर्मिला जी की आंखें भर आई। माँ, आप भी हद करती हैं। तुम्हें देकर तो आई थी तुम्हारी बहू सब राशन पानी। वह सब इतनी जल्दी कहाँ खत्म कर दिया? और यह रोने का नाटक मत कीजिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। यहाँ मम्मी जी पापा जी की शादी की सालगिरह है। उनकी देखरेख मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अभी 8 दिन नहीं हुए और आपने फोन करके सारा मूड खराब कर दिया। अभी आप सामने वाली चाची से रोटी लेकर खा लिया करो, पर दोबारा फोन करके सारा मूड खराब मत करना। इतना कहकर संकेत ने फोन रख दिया। यह भी नहीं देखा कि माँ कब से भूखी है। इसी बेटे को जब बचपन में भूख लगती थी तो घर में अगर राशन भी नहीं होता फिर भी उर्मिला जी पड़ोसी से ही मांग कर उसका पेट भर देती थी। कभी भूखा नहीं छोड़ा। और आज वही बेटा 1 हफ्ते का राशन माँ को पकड़ाकर ससुराल में सास ससुर को खुश करने चला गया। क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है कि अपने भूखे प्यासे माँ बाप का दर्द भी दिखाई नहीं देता? सोचते सोचते उर्मिला जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे थे। लेकिन इस पापी पेट का क्या करे? यह परिस्थितियां थोड़ी ना समझता है। उर्मिला जी संकोचते हुए सामने वाले सुमित्रा बहन के घर से उस दिन तो 2 रोटी मांग कर खा ली, पर रोज रोज कब तक मांग कर खाती? उन्होंने अपने घर के बगीचे से सुबह सुबह फूल तोड़े और पास के शहर में एक मंदिर के पास बेचने बैठ जाती, और कुछ नहीं तो उनके पूरे दिन के खाने का खर्चा ही निकल आता था। उनके बेटे का अपमान ना हो इसलिए वह अपने चेहरे पर पल्लू ढक कर रखती थी। मंदिर के दर्शन करने वालों की भीड़ में से एक शख्स ऐसा भी था जो रोज उन पर तरस खाकर कभी उनसे खाना तो कभी 500 रुपए उनके हाथ में रखकर चला जाता था। लेकिन जब भी वह उर्मिला जी के पास आता वह अपना चेहरा पल्लू से और ज्यादा ढक लेती थी। एक दिन जोरों का तूफान आया हुआ था तो मंदिर के दर्शन करने कोई नहीं आया। उर्मिला जी बेचारी भूखी प्यासी किसी न किसी के आने का इंतजार बड़ी उम्मीद भरी नजरों से कर रही थी। तभी वह शख्स आया और मंदिर के दर्शन करके जाने लगा। तो न जाने तूफान की वजह से उर्मिला जी के सर का पल्लू कैसे उतर गया। जैसे ही उस आदमी की नजर उर्मिला जी पर पड़ी उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उर्मिला जी ने जल्दी से सिर पर पल्लू रखा और वहां से तेजी से जाने लगी। वह आदमी अभी भी हक्का बक्का सा खड़ा बस उर्मिला जी को देख रहा था। उनकी ऐसी दशा देखकर उस आदमी की आंखों में आंसू उतर आए थे। उधर उर्मिला जी के आंसू तूफान की तरह थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पति के जाने के बाद उनकी यह दशा होगी उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उर्मिला जी का एक ही बेटा था। कितने लाड़ प्यार से उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। बेटे को पढ़ा लिखा कर नौकरी लगी तो उसकी शादी के बारे में सोचा। शहर के बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी माला। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते देखने में जितनी सुंदर थी
बोलने में उतनी ही तेज तर्रार भी थी। मनपसंद काम ना होने पर वह तुरंत पूरा घर सर पर उठा लेती थी। दो बड़े भाइयों की लाडली और माता पिता की दुलारी बेटी थी। एक दिन माला के पिता ने संकेत से उसके घर परिवार के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि एक बड़ी बहन है जो विवाहित है और विधवा माँ है, और पत्नी बच्चे जी अभी शादी नहीं हुई है। संकेत ने कहा तो माला के पिता की तो बाँछें खिल गई। बेटी के लिए संकेत उन्हें उपयुक्त वर लगा। उन्होंने उसे शाम को चाय पर बुलाया। हिचकिचाते हुए संकेत माला के घर गया। आलीशान घर देखकर तो वह दंग रह गया। तब माला ने संकेत को देखा था। हैंडसम संकेत उन्हें एक ही नजर में भा गया। उनके पिता भी तो यही चाहते थे। घर में जब माला के पिता संकेत की माताजी से मिलने गए तो उन्होंने बहुत आवभगत की। बातों बातों में ही उन्होंने कह दिया कि वह अपनी इकलौती बेटी का विवाह संकेत से करना चाहते हैं। यह सुनकर संकेत की माँ हिचकिचाते हुए बोली, आप तो बड़े लोग हैं, आपकी बेटी हमारे घर में कैसे? तपाक से माला के पिता बोले, आप है ना, सब सीख जाएंगी। फिर एक शुभ मुहूर्त में माला संकेत की पत्नी बन गई। संकेत बहुत खुश था। दोनों पति पत्नी ने 1 महीने तक घूमना फिरना खूब शॉपिंग की। उसके बाद संकेत ऑफिस जाने लगे। कुछ दिनों बाद माला ने अपनी सहेलियों को घर बुलाना शुरू कर दिया, तो ताश खेलती, नाचती गाती और कभी कभी शराब भी पीती। पूजा पाठ करने वाली उर्मिला जी को बहू का यह रवैया पसंद नहीं आया। कुछ दिनों तक चुप रहने के बाद एक दिन उन्होंने माला को कह दिया, बहू, अच्छे घर की बहू बेटी को यह सब शोभा नहीं देता है। फिर क्या था, माला ने पूरा तांडव मचाया। संकेत को बोली कि तुम अपनी माँ को बोल दो कि मेरी लाइफ में वह दखल ना दे, वरना। इतने दिनों में संकेत अपनी पत्नी को समझा चुका था, इसलिए उसने अपनी माँ को ही समझा दिया कि वह बहू के किसी भी काम में दखल ना दे और ना ही टोका टाकी करे। उस दिन उर्मिला जी बहुत रोई थी। समय बीतता गया। संकेत एक बेटे के पिता भी बन गए। आखिर वह निखिल की इकलौती बुआ थी। बरसों बाद बेटी से मिलकर उर्मिला जी बहुत खुश थी, जो माला की मम्मी को जरा भी नहीं सुहाया। पार्टी के अगले दिन संकेत की सास ने शोर मचा दिया, मेरे कंगन चोरी हो गए। इस वक्त कविता अपने घर वापस जा रही थी। माला ने अपने बेटे को जन्म अवश्य दिया था, लेकिन उसका पालन पोषण आया की गोद में होता था। माला को अपनी पार्टियों और शॉपिंग से फुर्सत कहाँ थी। निखिल का 10वां जन्मदिन था। संकेत ने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। उसके पूरे ससुराल का डेरा यही था। ऐसे में उसने अपनी बड़ी दीदी को भी बुला लिया, तो माला ने उनका बैग सबके सामने खोल दिया। कपड़ों के बीच में मम्मी का कंगन देखकर वह जोर से चिल्लाई, संकेत, देखो तुम्हारी दीदी, कंगन पहनने की इच्छा थी तो मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी। संकेत को भी न जाने क्या हो गया था। उन्होंने पत्नी की बात को ही सच माना। उस दिन रोती हुई उनकी दीदी गई तो फिर कभी नहीं आई, लेकिन आते जाते इतना कह गई, माला, वक्त से डरो। जो इल्जाम मुझ पर लगाया है एक दिन तुम पर भी लगेगा। इतना कहकर बेचारी कविता रोते हुए अपने घर लौट गई और फिर लौटकर मायके नहीं आई। बेटी पर लगे चोरी के इल्जाम का सदमा संकेत की मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और बीमार रहने लगी। एक दिन बहू ने सुबह सुबह घर में ड्रामा खड़ा कर दिया, अब क्या तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने मायके भी ना जाऊं? साल में बच्चों की एक बार लंबी छुट्टी होती है, तभी मैं मायके नहीं जाती हूँ। सोचती हूँ चलो गर्मी है, वहां जाऊंगी तो मेरी भाभी या मेरी माँ को रसोई में ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो गर्मी अपने घर में बिता लेती हूँ।
अब मम्मी पापा की सालगिरह पर भी नहीं जा सकती। अब तो मैं अपनी माँ के घर जरूर जाऊंगी और तुम भी मेरे साथ चलोगे। बार बार अकेली जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, माला अपने पति संकेत से कहती है। संकेत बोला, वह सब तो ठीक है, पर माँ का क्या? क्या माँ को वहां अकेले छोड़कर जाएंगे? माला बोली, तो क्या चाहते हो, यह मुसीबत का टुकड़ा अपने मायके लेकर जाऊं ताकि मेरे बहन भाई और मेरी भाभी को बेइज्जती हो जाए? अरे, तुम्हारी माँ को ढंग से बात करना आता नहीं है और मेरे मायके जाएंगी। 10 दिन आपकी माँ यहीं रहेंगी। संकेत बोला, यह तो सोचो, अगर हम वहां चले गए तो माँ का खाना पीना कौन देखेगा? बाजार के सामान लाकर उन्हें कौन देगा? क्या माँ खुद खाना बनाएगी? माला बोली, अरे वाह, अपनी माँ के लिए तो बड़ा प्रेम जाग उठा है। मेरी तो इतनी चिंता कभी नहीं करते हो। और उन्हें हुआ क्या है? अपने लिए क्या 2 रोटी नहीं बना सकती? जब बर्तन धोना, कपड़े सुखाना, झाड़ू मारना कर सकती हैं, तो क्या खड़े खड़े 2 रोटी नहीं बना सकती हैं? और सब्जी लाने की क्या जरूरत है? घर में 2 किलो प्याज, 5 किलो आलू रख दो, 10 दिन आराम से खाती रहेंगी। संकेत बोला, अब तुम्हारे घर जाएंगे तो खर्चा भी होगा, कुछ ना कुछ उपहार तो ले ही जाना पड़ेगा। माला बोली, जब अपनी बहन आती है तब तो तुम इतना हिसाब नहीं लगाते और यह नहीं देख रहे कि दुर्गा पूजा में मेरे मायके जाओगे तो हमारे परिवार को मेरे मायके वाले कपड़े और उपहार भी तो देते हैं। देखा जाए तो खर्चा मेरे माँ बाप का ज्यादा हो जाएगा, तो बेहतर है जो भी उपहार लाओगे अच्छा लाना, कह देती हूँ। इतना कहकर माला रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद माला का बेटा अपनी दादी उर्मिला जी से जाकर बोला, दादी, हम सब नानी के घर जाएंगे, पर आपको नहीं ले जाएंगे, रहना यहाँ अकेले, डर तो नहीं लगेगा? इतना कहकर उर्मिला जी की हंसी उड़ाने लगा। वहीं बैठी उर्मिला जी की पड़ोसन सावित्री जी बोली, उर्मिला बहन, आपकी बहू ने बच्चों को कैसे संस्कार दिए हैं, याद है आपको? हमारे और आपके बच्चे पड़ोसी होने के बाद भी कभी एक दूसरे से ऐसी बात नहीं करते हैं। सही कहा है किसी ने, प्यार बोओगे तो प्यार उगेगा। आजकल की बहुएं तो बच्चों को भी बताती हैं कि नानी अच्छी होती हैं और दादी बुरी। उर्मिला जी बोली, अरे नहीं नहीं सुमित्रा बहन, ये तो ऐसे ही मस्ती कर रहा होगा। अगर बेटा बहू कहीं जाएंगे तो क्या मुझे नहीं बताएंगे? और जाते हैं तो जाए, जब इतने दिन जिंदगी काट ली तो क्या 10 दिन अपने लिए रोटी नहीं बना सकती हूँ? थोड़ी देर बाद सावित्री जी अपने घर चली गई, परंतु उर्मिला जी के दिमाग में पोते की बात घूम रही थी। अगले दिन सुबह उर्मिला जी रसोई के बाहर बैठ गई और संकेत की राह तकने लगी। जैसे ही माला की नजर उर्मिला जी पर पड़ी, अरे मम्मी जी, क्या घर के सारे काम हो गए हैं जो आप यहाँ चुकमुक बैठ गई? उर्मिला जी बोली, बहू, संकेत तैयार हो गया क्या और दफ्तर नहीं जाएगा? माला अपनी भौहें ऊपर करके बोली, क्यों, कुछ चाहिए था क्या? जरूर कुछ मंगवाना होगा, तभी आप बेटे के बारे में पूछ रही हैं। आपको भी 1 मिनट चैन नहीं मिलता है? अरे, 2 पल बेटे को भी आराम से जीने दो। अपनी जिंदगी जी चुकी, अब दिन भर दूसरे के पीछे लगी रहती हैं। तभी संकेत अपने कमरे से निकल कर आया। माला, मुझे देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता लगा दो। उर्मिला जी बेटे की तरफ बढ़ी और बोली, बेटा संकेत, अपने बाबूजी के पेंशन के पैसे निकाल लिए हो क्या? कुछ पैसे मेरे हाथों में भी दे देते। अच्छा नहीं लगता, खुद के पैसे होते हुए भी मैं बहू और तुम्हारे सामने भिखारी की तरह हाथ फैलाती हूँ। और बेटा, क्या तुम लोग दुर्गा पूजा में कहीं जा रहे हो? माला बोली, लो, हमने प्रोग्राम बनाया नहीं कि उनकी जासूसी शुरू हो गई। मैं कहती थी ना आपको कि हमारे दरवाजे के बाहर बैठकर हमारी बातें सुनती रहती हैं। देख लो तुम्हारी माँ के रंग ढंग,
और एक बात बताइए, आपको पैसे की क्या ज़रूरत पड़ गई? खाना-पीना तो हम खिलाते हैं, तो आपके हाथ में पैसे क्यों चाहिए? संकेत बोला, माँ, यह बहुत बुरी बात है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने बेटे बहू की बातें सुनती हैं। छी छी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। और जहाँ तक पैसों की बात है, बाबूजी की पेंशन के पैसे लाकर माला के हाथ में रख देता हूँ। अब घर वही चलाती हैं और आपको उन पैसों का हिसाब चाहिए, तो उसी से पैसे और हिसाब दोनों ले लिया कीजिए। उर्मिला जी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ ऐसी हरकत करेगी? क्या तुम्हें अपनी माँ पर रत्ती भर भरोसा नहीं? वह तो निखिल ने कल मुझे बताया कि वह नानी के घर जा रहा है। और बेटा, मैं भी कभी मंदिर या बाजार जाती हूँ तो कुछ खरीदने या दान करने की इच्छा हो जाती है। इसलिए अपने पास कुछ पैसे रखना चाहती हूँ, ताकि लोग यह ना कहें कि खुद के पैसे होते हुए भी उर्मिला जी बेटे बहू से पैसे मांगती हैं। संकेत ने बात को बदला और बोला, ठीक है, बच्चा था तो जाकर बोल दिया, पर आपकी तो उम्र हो गई है, आप क्यों जासूसी कर रही हैं? और किसने कहा कि मंदिर में जाकर हर बार दान दिया करो? यहाँ डब्बे में कुछ कुछ पैसे होते हैं, उसमें से 1-2 रुपए ले लिया करो। उर्मिला जी बोली, ठीक है बेटा, मैं पैसे की तो बात ही छोड़ देती हूँ, पर बेटा, मैं अकेले 10 दिन कैसे? माला गुस्से में रसोई से निकली और बोली, आप क्या चाहती हैं? पूरी जिंदगी आपकी सेवा में गुजार दूं? अरे आज तक आपने हमारे लिए क्या किया है? क्या आपकी वजह से मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूं? हाँ, हम तो जाएंगे और परसों हमें निकलना है। उससे पहले घर की पूरी साफ सफाई कर दीजिए। संकेत नाश्ता करके चला गया। उर्मिला जी बेटे के जवाब के इंतजार में बैठी रह गई। 2 दिन तक माला ने उनसे पूरे घर का काम करवाया और रसोई से घी, मक्खन, दाल, मोठ, बिस्किट, जो भी ऐसी चीज थी, उसे अलमारी में रखकर ताला लगा दिया। 2 दिन बाद सब निकलने लगे तो माला बोली, माँ जी, यह 2,000 रुपए आप अपने पास रखिए। और उर्मिला जी का गला एकदम से भर आया। उन्हें लगा बहू को उनकी चिंता है, तो वह बोली, अरे बहू, मुझे पैसों की क्या जरूरत है? माला बोली, मैं आपको मटर गश्ती करने के लिए नहीं दे रही हूँ, इमरजेंसी के लिए दे रही हूँ। और हाँ, घर में 5 किलो आलू, 2 किलो प्याज रखा है और आटा चावल भी है। बस ध्यान से खर्च कीजिएगा और इस 2,000 रुपए के खर्च इस कॉपी में लिख कर रखिएगा। आकर मैं चेक करूंगी। आपको फल और सब्जी खरीदने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। दवाई तो आपकी है ही, तो मुझे नहीं लगता है कि 2,000 रुपए आपके खर्च होंगे। उर्मिला जी चुपचाप छोटे बच्चों की तरह हाँ में सर हिलाती रही और वह लोग निकल गए। बच्चों को भी दादी से लगाव नहीं था, तो पलटकर एक बार दादी को देखा तक नहीं। जब बेटे ने इतने दिनों तक भी माँ की सुध नहीं ली, तो मजबूरी में उर्मिला जी को पेट भरने के लिए फूल बेचने का काम करना पड़ा। उर्मिला जी अभी घर पहुंची ही थी कि फोन की घंटी बजी। जिसका डर था वही हुआ। उर्मिला जी को महसूस हो गया था कि वह शख्स ऐसा जरूर करेगा, क्योंकि यह उर्मिला जी की बेटी कुमकुम का फोन आया था। हेलो माँ, कैसी हो? उर्मिला जी का गला भर आया और बोली, बेटा, तुम्हारा भाई पूरे परिवार के साथ अपने ससुराल गया है। मैं यहाँ अकेली हूँ। कुसुम बोली, माँ, आप अकेली कैसे रह रही हैं? कविता बोली, माँ, आप अकेले कैसे रह रही हैं? आपका तो हाथ भी कांपता है, फिर आप खाना कैसे बनाएंगी? उर्मिला जी बोली, क्या करूं बेटा, काम वाली तो आती नहीं है। 2 साल से घर का काम मैं और तुम्हारी भाभी ही देख रहे हैं। सब्जी वह खुद बनाती हैं और बाकी का सारा काम मैं करती हूँ। अपने लिए तो 2 रोटी बना ही लूंगी, तू मेरी चिंता मत कर। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। अगले दिन सुबह 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। उर्मिला जी बोली,
आ रही हूँ। अब कौन आ गया? घर पर तो कोई है ही नहीं और मुझसे मिलने कौन ही आएगा? जैसे ही उर्मिला जी ने दरवाजा खोला, सामने कविता को देखकर उनकी आंखें भर आई। बेटा कविता, तुम? अरे बच्चे भी आए हैं। बच्चे नानी नानी कहकर उर्मिला जी को बाहों में भर लिए। वह उन दोनों का माथा चूमते हुए उन्हें आशीर्वाद देने लगी। आओ आओ बच्चों, अंदर आओ। आज तक फोन पर ही इन बच्चों को देखते आई हूँ। 2 साल बाद तुझे अपनी माँ की याद आई? कविता बोली, माँ, आप जानती हैं 2 साल पहले क्या हुआ था। भाभी ने मेरे ही मायके में मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था, इसलिए मैं यहाँ आना बंद कर दिया था। पर आपको अकेले कैसे छोड़ सकती थी? क्या हम इतने पराये हो गए मम्मी कि हमें कुछ भी बताना आपने जरूरी नहीं समझा? उस आवाज को सुनकर उर्मिला जी चौंक गई, क्योंकि वह शख्स कोई और नहीं, उर्मिला जी का दामाद था। उर्मिला जी की आंखें भीग गई तो बेटी दामाद को गले से लगा लिया और बोली, बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम आ गए। बेटियों से ही तो घर रोशन होता है। यह बात बहू नहीं समझेगी। माँ के दिल की बात जानने के लिए कविता बोली, अरे माँ, वह सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है। बताओ क्या खिलाओगी? उर्मिला जी बोली, रुक जा बेटा, मैं अभी कुछ लाती हूँ। इतना कहकर वह रसोई में गई और इधर उधर कुछ ढूंढने लगी, पर उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि माला पहले ही सभी चीजों को अलमारी में ताला लगाकर गई थी। थोड़ी देर बाद कविता रसोई में गई और बोली, माँ, मुझे बताओ, कुछ करना है तो मैं मदद कर देती हूँ। उर्मिला जी रुआंसी सी हो गई और बोली, बेटा, खुद की पेंशन के पैसे होते हुए भी बहू ने मुझे भिखारी बना दिया है, कहते हैं। वह रोने लगी। कविता ने माँ के आंसू पोंछते हुए बोली, बस इतनी बात। मेरी माँ तो बहुत साहसी थी। छोटी मोटी परेशानियों से वह कैसे डर जाती हैं। प्रीतम बोला, मम्मी जी, देखो मैं कैसे 5 मिनट में सब कुछ घर पर मंगवा लेता हूँ। इतना कहकर प्रीतम ने तुरंत ब्लिंकिट पर सब्जी, फल और खाने पीने की चीजों को मंगवाया। फल काटकर जैसे ही कविता ने माँ को दिया, माँ ऐसे खा रही थी मानो वर्षों बाद उसने फल खाया हो। घर में चहल पहल देखकर सावित्री जी आई और बोली, अरे उर्मिला बहन, क्या कविता आई है? उर्मिला जी हंसकर बोली, हाँ हाँ सुमित्रा बहन, आओ ना, देखो कविता बच्चों को लेकर मुझसे मिलने आई है। आज यह मेरा घर जैसा लग रहा है। सावित्री बोली, सुमित्रा बहन, बेटी ही माँ का दर्द समझ सकती है। देखो आपकी बहू के होते हुए आज तक इस घर में मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछा था, और आज बेटी चाय बनाकर पिला रही है। कविता हैरानी से उन्हें देखने लगी तो सुमित्रा जी बोली, बेटा, या तो अपनी माँ को इंसाफ दिलाओ या फिर इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। बेचारी की हालत बहुत बुरी रहती है। सारे पैसे बहू ले लेती है और तुम्हारा भाई भी कुछ नहीं कहता है। अच्छा हुआ मैंने अपने पेंशन के पैसे अपने हाथ में रखे। बेटे बहू नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। अकेले ही रहती हूँ पर शान से जीती हूँ। अब अकेली मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं होगा। एक दिन माला का फोन आया, मम्मी जी, मेरे आने से पहले घर की साफ सफाई कर दीजिएगा, और हाँ, फालतू में पैसे खर्च मत कीजिएगा। वैसे भी बुढ़ापे का शरीर है, कितना ही खाएंगी। और यह आपके पीछे से शोर शराबा कैसा हो रहा है? किसको घर में बुला लिया है? उर्मिला जी सकपका गई। बहू, वो बच्चे। वो बोली, अरे वो क्या कर रही हैं? बताती क्यों नहीं है? तभी कविता आगे आई और बोली, माँ, मुझे दो भाभी, मैं आई हूँ। क्या मैं अपनी माँ से मिलने नहीं आ सकती? माला हैरानी से बोली, अच्छा, तो हमारे पीछे यह सब हो रहा है। तुम्हें किसने बुलाया था? तुम तो 2 साल पहले नाराज होकर गई थी, फिर कैसे मेरे घर पर आ गई?
कविता बोली, आपका घर? यह घर तो मेरा भी है। और अगर मैं नाराज होकर गई थी तो वह आप लोगों से नाराज हुई थी, अपनी माँ से नहीं। और आप मेरी माँ को खर्चा कितना करना है इसकी हिदायत देगी। मेरी माँ किसी पर बोझ नहीं है। मेरी माँ को पेंशन मिलती है जो आप दबाकर बैठी रहती हैं। अब मायके गई हैं तो कम से कम शांति से तो वहां रहिए। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। माला संकेत को बहन के माँ के खिलाफ भड़काने लगी। उर्मिला जी का डर से बुरा हाल था। वह बोली, देखना बेटा, वह आकर बहुत हंगामा खड़ा करेगा। कुसुम बोली, माँ डरती क्यों हो? यह घर आपका है, आप भूल रही हैं। यह घर बाबूजी ने बनवाया है और आपके नाम पर है। माँ, आपको आज तय करना होगा कि आप अपना बुढ़ापा कैसे बिताना चाहती हैं। क्या खुद के पैसे होते हुए भी बहू बेटे के सामने हाथ फैलाना चाहती हैं या शान से अपनी बची खुची जिंदगी जीना चाहती हैं? बेटी की बातों ने उर्मिला जी को बहुत हौसला दिया। उर्मिला जी ने अपने पति के पुराने मित्र जो वकील उन्हें बुलवाया और उन्हें सारी घटना बताई और घर का नए कागजात तैयार करवाए, जिसमें नॉमिनी के तौर पर उर्मिला जी ने अपनी बेटी का नाम दिया। अगले ही दिन आनन फानन में माला परिवार के साथ वापस आ गई। आते ही अपनी ननद से बहुत लड़ाई करने लगी। भाई भी पीछे से बोलने लगा तो कविता बोली, मैं सोचती थी यह तो पराई है, आप अपनी माँ की तकलीफ को समझेंगे, पर आप तो इससे भी बेकार निकले। संकेत बोला, बेहतर होगा तुम अपना सामान और अपने बच्चों को अपने घर लेकर चली जाओ। कविता हंसकर बोली, घर? यह घर भी तो मेरा ही है। आखिर मैं भी इस घर की हिस्सेदारी हूँ। वह बात अलग है कि आज तक हिस्सा मांगने नहीं आई मैं। माला गुस्से में जैसे ही अपनी ननद की तरफ लपकी और उर्मिला जी बोली, खबरदार बहू, जो एक कदम भी मेरी बेटी की ओर और उसके बच्चे की ओर बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माला बोली, अच्छा लगता है एक हफ्ते में बेटी दामाद ने खिला खिलाकर बहुत ताकत बढ़ा दी है। तभी माला का बेटा अंगूर खाते हुए बाहर निकला। देखो मम्मी, बुआ तो बहुत सारी चीजें मंगवा कर रखी है। माला बोली, हाँ हाँ वह तो दिख रहा है, पर अब इस बुढ़िया का भी बिस्तर समेटना होगा। निकलो मेरे घर से। उर्मिला जी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने एक जोर का थप्पड़ माला को जड़ दिया। बेशरम औरत, खुद में तमीज है नहीं, न अपने बच्चों को संस्कार दे रही हैं। किसे कैसे बात की जाती है, शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया ही नहीं है। और यह घर मेरा है, तो मेरी बेटी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। संकेत बोला, माँ, दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आप मेरी पत्नी पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? उर्मिला जी ने दूसरा थप्पड़ बेटे को लगा दिया और बोली, तू भी इसी के लायक है। अपना परिवार ले तू और निकल जा मेरे घर से। संकेत बोला, आप हमें घर से नहीं निकाल सकती हैं। तभी वकील बाबू अंदर आए और बोले, निकाल सकती हैं संकेत, क्योंकि यह घर तुम्हारी माँ के नाम से है और तुम लोग उनके पेंशन के पैसे भी रख लेते हो। यह तो सरासर नाइंसाफी है। संकेत हैरान हो गया। वकील बाबू ने कोर्ट का कागज उसके हाथ में थमा दिया और बोले, 2 दिन के अंदर तुम्हें इस घर को खाली करना होगा और आज तक जितनी भी पेंशन के पैसे तुमने खर्च किए हैं उसे तुम्हें उर्मिला भाभी को लौटाना होगा, वरना जेल की हवा तुम्हें खानी होगी। सोच लो तुम क्या चाहते हो। फिर क्या था? संकेत ने माला को इशारा किया। दोनों माँ के पैर पकड़कर रोने लगे और माफी मांगने लगे। उर्मिला जी बोली, यह मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना। तुम लोगों के रग रग से मैं वाकिफ हूँ। सही कहती हैं कविता, मैंने अपने लिए आज तक आवाज नहीं उठाई, जिसके कारण तुम लोगों ने मेरे खुद के पैसे होते हुए भी मुझे भिखारी की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम लोगों का मुंह भी नहीं देखना चाहती। उर्मिला जी बेटी का सहारा लेकर अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद संकेत उसे घर को छोड़कर चला गया। अब उर्मिला जी उस घर में अकेली हो गई
तो कविता को माँ की चिंता होने लगी। साथ चलने को कहा तो उर्मिला जी ने मना कर दिया। कविता ने इसका एक उपाय निकाला। मकान के ऊपर हिस्से में 2 किराएदार लगाए गए और माँ के लिए 2 कामवाली रखी, जो दिन भर काम करती और रात में उनके साथ रहती थी। अब हर रोज कविता माँ से बात करती और 2-3 महीने में एक बार चक्कर लगाती थी। अब उर्मिला जी अपनी मर्जी से हर जगह दान दक्षिणा देती और सावित्री जी के साथ इधर-उधर घूमने जाती थी, तो उनका भी समय कट जाता था। बेटे से तो उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया, तो अब उनका मन भी शांत रहता था। और भला वह क्या कर सकती थी? वक्त बीता, माला का बेटा जवान हो गया था। माला जी अपने जैसे ही संपन्न घराने की लड़की राखी के साथ बेटे का ब्याह कर दिया। राखी अपनी सास की ही तरह आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। अब सास बहू दोनों ही एक जैसे कपड़े पहनती और साथ में पार्टी करती, जो संकेत को पसंद नहीं आता। वह पत्नी को समझाता कि हर काम समय पर ही अच्छा लगता है, पर पत्नी ने उनकी बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। समय के साथ संकेत का शरीर शिथिल होने लगा, माला भी बेडौल होने लगी, तो बहू ने उन्हें साथ ले जाना छोड़ दिया। बुरा तो लगा, फिर मन को समझा लिया कि चलो अब पति के साथ समय बिताऊंगी। शरीर से कमजोर और बीमार संकेत के जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। बस एक दिन रात को सोए सोए ही उन्होंने दुनिया छोड़ दी। इस समय से बहू ने सास से मालकिन का हक छीन लिया और घर के आधे हिस्सों पर उनकी उपस्थिति को प्रतिबंध लगा दिया। और आज न जाने कैसे माला जी उधर चली गई, मेज से टकरा गई और कीमती शो पीस टूट गया। तो बहू बेटे ने उन्हें, क्या मम्मी जी, जब देखो कोई ना कोई चीज आप तोड़ ही देती हैं, चुपचाप एक जगह क्यों नहीं बैठ जाती? अपनी सास को तीखे स्वर में कहती हुई राखी ने फर्श पर गिरे कांच के टुकड़ों को साफ करने के लिए नौकर को आवाज दी। निखिल भी इस समय ऑफिस से आया था। अपनी माँ को समझाने लगा, राखी ठीक ही तो कहती है मम्मी, अब तुम्हारी उम्र हो रही है, लगता है तुम्हें भी एक कमरे में बंद करके रखना पड़ेगा, जैसे तुम दादी को रखती थी। और माला जी अवाक होकर बेटे को देखने लगी। बड़ी मालकिन, कमरे में जाइए ना, हमें फर्श साफ करना है। आप कमरे में जाइए, मोहन बोला। कहते हुए वह अपने घुटनों पर हाथ रखकर धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। राखी का जन्मदिन था। मायके से उसकी मम्मी और भाई आए हुए थे। घर में बड़ी पार्टी चल रही थी। सभी लोग नाच गा रहे थे, मगर माला को अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत दी गई थी। उनका मन बहुत दुखी था, शायद अपने पिछले कर्मों का पछतावा भी। देर रात पानी पीने के लिए वह रसोई में जाने लगी तो उन्हें सुनाई दिया कि राखी कह रही है, निखिल, मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी मम्मी से, चुपचाप बैठती ही नहीं है, सहेलियों के सामने आकर मेरी इंसल्ट करती रहती हैं। अब तो तुम उन्हें वृद्धाश्रम भेज ही दो। हाँ, तुम ठीक कहती हो, लेकिन यह ऐसे नहीं जाने वाली। इन्हें भी बुआ की तरह ही कोई इल्जाम इसके आगे वह सुना ना सकी। ननंद के साथ किया गया अपना कुकृत्य उन्हें याद आ गया। हे भगवान, अब यही बाकी रह गया है। ऐसे बेइज्जत होने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही चली जाऊं अपना सामान लेकर। सुबह जब वह जाने लगी तो उनका पैर टेबल से टकरा गया और उनका हैंडबैग गिरकर खुल गया। उनकी कंघी पाउडर के बीच राखी की मम्मी का नेकलेस चमक रहा था। राखी चिल्लाती हुई, मम्मी जी, मेरी मम्मी की नेकलेस चुराने की क्या जरूरत थी? मांग लेती तो। माला अवाक थी कि यह कैसे हुआ। आखिर वक्त ने उन पर भी चोरी का इल्जाम लगा ही दिया, जो बरसों पहले उन्होंने अपनी ननद पर लगाया था। दरअसल पार्टी की गहमा गहमी का फायदा उठाकर राखी की मम्मी ने ही दिन में नौकर से यह काम करवा दिया था। माला जी चोरी के आरोप का सदमा बर्दाश्त न कर सकी। वह एक ठहाका लगाने लगी। हाँ हाँ, चोरी, हाँ मैंने चोरी की है, कहकर जोर जोर से वह हंसने लगी
और बेहोश हो गई। डॉक्टर ने निखिल को बताया कि सदमे के कारण माला जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं, परंतु घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अक्सर हम बिना सोचे समझे किसी पर झूठा इल्जाम लगा देते हैं, यह भी नहीं सोचते कि उस पर क्या बीतेगी। लेकिन जब उस व्यक्ति के हृदय से हाय निकलती हैं, तो परिणाम बहुत बड़ा होता है, जैसा कि माला जी के साथ हुआ। अतः किसी पर भी दोषारोपण करने से पहले हमें एक बार सोचना अवश्य चाहिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।